गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट जैसे मुख्य गुहा, गर्सनी, गर्सिका का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम आमाशय को पढ़ेंगे, स्टोमच को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे लगनता के साथ अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में आमाशय का क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है। तो गर्सिका जिस चौड़े थैले में खुलती है, गर्सिका एलिमेंट्री कैनाल के जिस चौड़े थैले में खुलती है उसे क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। यानी गर्सिका डायफ्राम के नीचे या वक्ष गुहा को भेदती हुई डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में प्रवेश करके एक चौड़े थैले में खुलती है, जिसे क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। आमाशय का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समान होता है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? जे के समान होती है। फिर यदि इसकी स्थिति की बात करें कि मानव के शरीर में आमाशय कहाँ स्थित होता है, तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। तो स्थिति कहाँ हो गई? डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। मुख्यतः आमाशय को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका कार्डियक भाग। कौन सा भाग है? कार्डियक, जिसे जठरागम कहते हैं। देखो, जठर प्लस आगम, जठर का मतलब भोजन है, आगम का मतलब आना है। यानी आमाशय के जिस भाग में गर्सिका से भोजन आता है उसे कार्डियक या जठरागम भाग कहते हैं। इसका मध्य भाग फंडस कहलाता है। इसका मध्य भाग क्या कहलाता है? फंडस, जो आमाशय का 80% निर्मित करता है। फंडस आमाशय का कितना भाग बनाता है? 80% भाग बनाता है। आमाशय का तीसरा या फिर हम कह सकते हैं आमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलोरिक, जिसे जठरा निर्गम कहते हैं। निर्गम का मतलब निकलना है, जठर का मतलब भोजन है। किसका निकलना? जठर का निकलना, यानी भोजन का निकलना, यानी पाइलोरिक भाग हो गया। अब इस आमाशय की संरचना को देखा जाए तो इसमें दो विशेष प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती हैं। पहली अवरोधनी है जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जठरागम अवरोधनी। नाम से स्पष्ट है, अवरोधनी, अवरोध करने वाली, यानी ऐसी अवरोधनी जो क्या काम करती है? जो भोजन गर्सिका से आमाशय में पहुंचता है उस भोजन को पुनः गर्सिका में जाने से रोकने का काम करती है। ये काम हो गया जठरागम अवरोधनी का। जठरा निर्गम अवरोधनी पाई जाती है पाइलोरिक भाग में, यानी जठरा निर्गम भाग में पाई जाती है जठरा निर्गम अवरोधनी। और ये क्या काम करती है? जो भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है उसे पुनः आमाशय में आने से रोकने का काम करती है। इस प्रकार आमाशय की संरचना में हमने तीन भाग पढ़े। प्रथम भाग है जठरागम भाग, दूसरा भाग है इसका फंडस भाग, तीसरा भाग है इसका पाइलोरिक भाग। जठरागम भाग में जठरागम अवरोधनी पाई जाती है और पाइलोरिक या जठरा निर्गम भाग में जठरा निर्गम अवरोधनी पाई जाती है। तो ये आमाशय के मुख्य भाग है। अब यदि इसकी ओटीपी की बात करें कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, आंतरिक संरचना इसकी कैसी पाई जाती है, तो देखो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमच, आमाशय की आंतरिक संरचना की यदि बात की जाए तो आमाशय की आंतरिक संरचना या आमाशय की दीवार गर्सिका के समान 4 परतों की बनी होती है। कितनी परतों की बनी होती है? 4 परतों की, 4 स्तरों की बनी होती है। सबसे भारी स्तर शिरोसा है। सबसे भारी स्तर क्या है? शिरोसा। ये चपटी उपकला कोशिका का बना है। चपटी उपकला कोशिका तथा तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे भारी स्तर शिरोसा है, चपटी उपकला कोशिका तथा तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका दूसरा स्तर, शिरोसा के नीचे पेशी स्तर पाया जाता है। शिरोसा के नीचे कौन सा स्तर है? पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर है। ये जो पेशी स्तर है ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे भारी परत है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर है जो अनुदैर्ध्य पेशी का बना है। मध्य स्तर वर्तुल पेशी स्तर है। वर्तुल पेशी स्तर है जो वर्तुल पेशी का बना हुआ है। और सबसे भीतरी स्तर जो है वो तिरछी पेशी स्तर है। तिरछी पेशी स्तर है जो तिरछी पेशी का बना हुआ है। इस प्रकार से पेशी स्तर में कितनी परत हो गई? 3 परत। अब आमाशय की तीसरी परत है
अधश्लेष्मिका, सभी बच्चे इसको भी ध्यान से देखेंगे। अधश्लेष्मिका यानी पेशी स्तर के नीचे अधश्लेष्मिका पाई जाती है। ये अधश्लेष्मिका ढीले योजी ऊतक की बनी होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये किसकी बनी होती है? ढीले योजी ऊतक की बनी होती है। इसके अंदर रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तो अधश्लेष्मिका ढीले योजी ऊतक की बनी होती है, जिसमें रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इसमें एक बात और देखें तो इस अधश्लेष्मिका के अंदर एक एरेखिक पेशी का स्तर पाया जाता है, जिसे मस्क्यूलरी, सभी बच्चे इस शब्द को ढंग से देखेंगे, मस्क्यूलरी म्यूकोसी, जिसे क्या कहा जाता है? मस्क्यूलरी म्यूकोसी कहा जाता है। तो इसका तीसरा स्तर अधश्लेष्मिका है, जो ढीले योजी ऊतक का बना होता है, और इसमें रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर एरेखिक पेशी का स्तर होता है, जिसे मस्क्यूलरी म्यूकोसी के नाम से जाना जाता है। अब आमाशय की भित्ति में चौथा स्तर श्लेष्मिका है। चौथा स्तर कौन सा है? श्लेष्मिका। ध्यान देना, चौथा स्तर श्लेष्मिका जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, श्लेष्मिका स्तर। ये श्लेष्मिका स्तर भी योजी ऊतक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? योजी ऊतक का बना हुआ है। श्लेष्मिक स्तर हम कह सकते हैं अधश्लेष्मिका के नीचे श्लेष्मिका स्तर पाया जाता है, जो योजी ऊतक का बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें योजी ऊतक के अलावा स्तंभीय उत्कला कोशिका पाई जाती है। कैसी कोशिका पाई जाती है? स्तंभीय उत्कला कोशिका पाई जाती है, जो किसका निर्माण करती है? श्लेष्मिका स्तर का निर्माण करती है। इस श्लेष्मिका स्तर में वलन पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं श्लेष्मिका स्तर वलित होता है। श्लेष्मिका स्तर क्या होता है? वलित। इसमें कई प्रकार के वलन पाए जाते हैं। ये वलन आगे जाकर के, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये वलन आगे जाकर के जठर ग्रंथि में बदल जाते हैं। किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? जठर ग्रंथि में रूपांतरित होते हैं। और जठर ग्रंथि आमाशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आमाशय का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जठर ग्रंथि, क्योंकि जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित किया जाएगा। जठर रस में कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, जो क्या काम करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो जठर ग्रंथि में परिवर्तित हो जाते हैं। इन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे मोस्ट बात, जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहली कोशिका है श्लेष्मा कोशिका, जो क्या काम करती है? श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। किसको स्रावित करती है? श्लेष्मा को स्रावित करती है। और ये श्लेष्मा क्या करती है? आंतरिक जो परत या दीवार होती है, उसको चिकना बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा इसकी दूसरी कोशिका पेप्टिक सेल है, ये भी महत्वपूर्ण है। पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका को जाइमोजन सेल भी कहते हैं। पेप्टिक कोशिका को क्या कहा जाता है? जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। इसे मुख्य कोशिका या फिर चीफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, दूसरी कोशिका पेप्टिक कोशिका है, जिसे जाइमोजन सेल कहते हैं। इसे मुख्य चीफ या मुख्य चीफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिका क्या काम करती है? पेप्सिनोजन प्लस प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय एंजाइमों को सीक्रेट करती है। 2 एंजाइम स्रावित करती हैं, और दोनों कैसे होते हैं? निष्क्रिय एंजाइम। तो मुख्य कोशिका का काम क्या हो गया? पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय एंजाइमों को स्रावित करना। ये काम किसका है? ये काम जाइमोजन सेल का है। और जाइमोजन सेल कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि में पाई जाती है। तीसरी कोशिका की यदि बात की जाए, अमलजन कोशिका है। तीसरी कोशिका कौन सी है? अमलजन कोशिका। और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अमलजन कोशिका या जिसे हम कह सकते हैं पेराइटल सेल, या जिसे हम कह सकते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ऑक्जेंटिक कोशिका कह सकते हैं। ये ऑक्जेंटिक कोशिका, पेराइटल सेल, अमलजन कोशिका किसको सीक्रेट करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीक्रेट करती है। तो HCl किसके द्वारा स्रावित हुआ?
पेराइटल सेल, जिसे क्या कह सकते हैं ऑक्जेंटिक, जिसे क्या कह सकते हैं अमलजन कोशिका कह सकते हैं। इसके अलावा पेराइटल कोशिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, ये पेराइटल कोशिका नेज कारक का सीक्रेशन करती है, नेज कारक को सीक्रेट करती है। और ये नेज कारक क्या काम करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने आमाशय की ओतिकी पढ़ी। आमाशय की ओतिकी में सबसे महत्वपूर्ण स्तर श्लेष्मिक स्तर है, जो वलित होता है। इसके वलन आगे जाकर परिवर्धित हो जाते हैं, यानी कि इसमें बंट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं जठर ग्रंथि में। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका, श्लेष्मा कोशिका, पेप्टिक कोशिका, अमलजन कोशिका। श्लेष्मा कोशिका श्लेष्मा का स्राव करती है। पेप्टिक कोशिका जिसे जाइमोजन मुख्य या चिप सेल कहते हैं, पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय एंजाइम को सीक्रेट करती है। तीसरी कोशिका अमलजन जिसे पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, जो HCl को सीक्रेट करती है। यह HCl क्या काम करेगा, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाने का काम करता है। इसके अलावा इस कोशिका के द्वारा नेज कारक को सीक्रेट किया जाता है। यह नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थी आमाशय की ओतिकी। अब इसके बाद में आमाशय आगे जाकर एक नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे हम आंतर कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं, मैंने एक रेखीय चित्र बनाया था, उसमें आपको बताया था आमाशय इंटेस्टाइन में खुलता है। आमाशय किस में खुल जाता है, इंटेस्टाइन में, या हम कह सकते हैं आमाशय किस में खुलेगा, अंतर में खुलेगा। अंतर एक नलिकाकार कुंडलित संरचना है, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो हम बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग इंटेस्टाइन या अंतरे होता है। अंतर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है छोटी अंतर, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा भाग है बड़ी अंतर, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी अंतर का हम अध्ययन कर रहे हैं। छोटी अंतर क्या चीज है, तो देखो आमाशय का अंतिम, जिसे हम क्या कह सकते हैं पाइलोरिक भाग कहते हैं। आमाशय का पाइलोरिक भाग जिस नलिकाकार संरचना में खुलता है उसे छोटी अंतर कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है। अब छोटी अंतर को भी कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। सबसे पहला भाग है डेट्यूनम यानी ग्रहणी जिसको कहते हैं। दूसरा भाग है जेजुनम यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, यानी मध्यांतर कह सकते हैं। जिसको क्या कह सकते हैं, मध्यांतर, या जिसको हम क्या कह सकते हैं अग्र क्षुद्रांतर कहते हैं, या जिसको हम जेजुनम कह सकते हैं। अंग्रेजी में जिसको क्या कहा जाता है, जेजुनम। और तीसरा जो भाग है उसे हम क्षुद्रांतर बोलते हैं, या हम क्या कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में इलियम कह सकते हैं। तो छोटी अंतर को कितने भाग में बांटा गया, 3। प्रथम भाग ग्रहणी, दूसरा भाग मध्यांतर यानी अग्र क्षुद्रांतर, और तीसरा भाग क्या होता है, क्षुद्रांतर या इलियम होता है। सबसे पहले ग्रहणी को पढ़ते हैं। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी बताइए, 25 सेंटीमीटर। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला की यू अक्षर के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। फिर ये विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में ध्यान देना, छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में अग्नाशय वाहिनी, पेंक्रियास डक्ट प्लस सामान्य पित्त वाहिनी दोनों खुलती हैं। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में अग्नाशय वाहिनी तथा सामान्य पित्त वाहिनी दोनों खुलती हैं। इस कारण हम कह सकते हैं भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में, क्योंकि ये दोनों ही वाहिनियां वो वाहिनियां हैं जो यहाँ पर कुछ पाचक एंजाइमों को लेकर आती हैं, और वो पाचक एंजाइम छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में भोजन का पाचन कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात हो गई कि सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी छोटी अंतर के ग्रहणी भाग में खुलती हैं, और जिस छिद्र की सहायता से खुलती हैं उसे ओडी या ओडाई की अवरोधनी कहते हैं, जिसे ओडी या ओडाई की अवरोधनी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज पड़ी ग्रहणी के बारे में। अब इसके बाद में ग्रहणी आगे जाकर के नलिकाकार संरचना में खुलती है।
जिसे हम अग्र क्षुद्रांतर मध्यांतर कहते हैं और जिसकी लंबाई कितनी मानी गई है, 1 मीटर मानी गई है। और छोटी आंतर का अंतिम भाग क्षुद्रांतर या इलियम कहलाता है, जिसकी लंबाई 1.75 मीटर होती है। टोटल देख लो कितना मीटर हो गया, 3 मीटर। मैंने आपको बताया था छोटी आंतर की लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर होती है। इस प्रकार से छोटी आंतर के 3 भाग है, ग्रहणी वाला भाग, मध्यांतर वाला भाग और क्षुद्रांतर वाला भाग। अब इसकी ओटीकी की बात करें, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतर की ओटीकी। तो जिस प्रकार से गर्सिका तथा आमाशय की दीवार या भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटी आंतर के दीवार में भी कितने स्तर पाए जाते हैं, 4। प्रथम सिरोसा रहेगा, वास्तव में विसरल पेरिटोनियम है, आंतरांग पेरिटोनियम है, जो किसका बना होता है, चपटी उपकलाकार कोशिका तथा तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि सिरोसा के नीचे पेशी स्तर पाया जाता है। ध्यान रहे, आमाशय के पेशी स्तर में 3 पेशी स्तर थे, अनुदैर्ध्य, वर्तुल, तिरछी। और छोटी आंतर के ओटीकी में दूसरे स्तर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेशी स्तर होंगे, एक तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर और एक वर्तुल पेशी स्तर। फिर पेशी स्तर के नीचे अधश्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका में आमाशय तथा गर्सिका के समान रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। फिर अधश्लेष्मिका के नीचे श्लेष्मिक स्तर होता है। श्लेष्मिक स्तर भी आपको मैंने बताया था स्तंभीय उपकला कोशिका का बना होता है। अब यदि बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका, अधश्लेष्मिका तथा श्लेष्मिका दोनों की दोनों वलित होती हैं। दोनों की दोनों कैसी होती है, वलित। क्या कह सकते हैं, इसमें वलन पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। और ये वलन केरक्रीन के वलन कहलाते हैं। वलन को देखो क्या कहा गया है, ये वलन केरक्रीन के वलन कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये केरक्रीन के वलन, और जिनकी लंबाई 8 mm होती है। अधश्लेष्मिका श्लेष्मिका दोनों वलित होती हैं। ये वलन केरक्रीन के वलन कहलाते हैं तथा इनकी लंबाई 8 mm होती है। श्लेष्मिका स्तर के वलन, श्लेष्मिका स्तर के वलन पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, और ये उभार क्या कहलाते हैं, विलाई कहलाते हैं, जिन्हें हम रंसांकुर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंसांकुर कहते हैं। तो श्लेष्मिक स्तर के वलन पर अंगुलीनुमा पर्वत या उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। और ध्यान रहे, ये जो रंसांकुर है इनका आकार 1 mm होता है। इसके ऊपर अब देखो, इन रंसांकुर के ऊपर और अधिक लगभग 1000 की संख्या में 1 माइक्रोमीटर लंबे पर्वत पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं, छोटी आंतर के लिए ब्रुश बॉर्डर का निर्माण कर देते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, किसका निर्माण कर देते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण कर देते हैं। तो एक बार फिर से देखो कि इसमें अधश्लेष्मिका श्लेष्मिका वलित होते हैं, वलन केरक्रीन के वलन कहलाते हैं, जिनकी लंबाई 8 mm होती है। श्लेष्मिक स्तर के वलन पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई या रंसांकुर कहते हैं, जिनकी लंबाई 1 mm होती है। तथा और देखें तो विलाई के ऊपर यानी माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और ये सूक्ष्मांकुर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, और ब्रुश बॉर्डर क्या काम करते हैं, सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखो, वलन, विलाई, माइक्रो विलाई छोटी आंतर के लिए, पचित भोजन के लिए, अवशोषण के लिए जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा देखो क्या बताया गया इसमें कि जो श्लेष्मिक स्तर है, श्लेष्मिक स्तर के अंदर लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनियां श्लेष्मिक के वलनों के मध्य, किसके मध्य, श्लेष्मिक वलनों के मध्य ग्रुप में पाई जाती है, समूह में पाई जाती है। और ये समूह क्या कहलाता है, पेड़ के समूह कहलाते हैं। पेड़ के समूह कहलाते हैं। तो प्रश्न आ सकते हैं, पेड़ के समूह किसे कहते हैं, तो श्लेष्मिक स्तर में लसिका वाहिनी जिस ग्रुप का निर्माण करती है, उस ग्रुप को पेड़ का ग्रुप कहा जाता है। मुख्य बात है ये। अब इसके अलावा देखो, श्लेष्मिक स्तर में जो वलन है,
वलनों के बीच में आंतरिक कोशिकाएं, आंतरिक कोशिकाएं क्या काम करती है? आंतरिक कोशिकाएं आंतरिक नलिकाएं बनाती हैं और ये आंतरिक नलिकाएं आगे जाकर के लीबरकुल की गतिकाएं कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार फिर आपके सामने आ रहा है कि क्या होता है कि ये वलन आंतरिक कोशिकाएं जो होती है वलनों के बीच में आंतरिक नलिकाओं को निर्मित करती हैं और ये आंतरिक नलिकाएं लीबरकुल की गतिकाएं कहलाती हैं। और इन लीबरकुल की गतिकाओं में 3 महत्वपूर्ण कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कलश कोशिका, जिसे गोबलेट सेल कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? गोबलेट सेल। और ये गोबलेट सेल श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका स्राव कर रही है? ये श्लेष्मा का स्राव कर रही है। इसके बाद में दूसरी कोशिका है आंतरिक कोशिका। कैसी कोशिका है? आंतरिक कोशिका। आंतरिक कोशिका इसके लिए किसका काम कर रही है? जल तथा जल अपघटक। किसको सीक्रेट कर रही है? जल तथा जल अपघटक को सीक्रेट कर रही है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्रहणी भाग में भोजन का पाचन करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, आंतरिक नलिकाएं जिन्हें लीबरकुल की गतिकाएं कहते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कलश कोशिका गोबलेट सेल जिसको श्लेष्मा का सीक्रेशन करती है। आंतरिक कोशिका जल तथा जल अपघटक को सीक्रेट करती है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। और तीसरी जो कोशिका है वो है पेनेथ कोशिका। ध्यान देना शब्द पर, पेनेथ कोशिका। और ये पेनेथ कोशिका क्या करती है? लाइसोजाइम को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है? लाइसोजाइम को। और ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चीजें पड़ी। एक नोट लगाकर ध्यान रखें कि जब अधश्लेष्मी का जो स्तर है, कौन सा स्तर है? नोट लगा के देखना, अधश्लेष्मी का स्तर में, अधश्लेष्मी का स्तर में श्लेष्मा को स्रावित करने हेतु एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे ब्रूनर की ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? ब्रूनर की ग्रंथि कहा जाता है। तो श्लेष्मिक स्तर में श्लेष्मा को सीक्रेट करने के लिए जो ग्रंथि पाई जाती है उसे ब्रूनर की ग्रंथि कहा जाता है। तो ये आज की जो क्लास थी उसमें हमने आमाशय को पढ़ा, आमाशय की हिस्टोलॉजी पढ़ी। आमाशय की हिस्टोलॉजी में हमने 4 स्तर पढ़े। पहला स्तर था सिरोसा, दूसरा बाह्य पेशी स्तर, तीसरा अधश्लेष्मिका, चौथा श्लेष्मिका। श्लेष्मिका स्तर सबसे महत्वपूर्ण बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें वलन होते हैं जो जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। छोटी आंतर के बारे में मैंने आपको बताया 3 भाग, ग्रहणी वाला भाग, मध्यांतर वाला भाग और क्षुधांतर वाला भाग। ग्रहणी भाग में क्या पाया जाता है? एक ओडी की अवरोधनी पाई जाती है, जिसमें अग्नाशय वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी खुलती है। इसके बाद में ग्रहणी किसमें खुल जाता है? मध्यांतर में। और मध्यांतर किसमें खुलता है? क्षुधांतर में। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर हो गई। फिर इसकी ओतिकी में वही 4 स्तर जो घर्षिका तथा आमाशय में पाए जाते हैं। कौन कौन से? शिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका, श्लेष्मिका। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? श्लेष्मिका तथा अधश्लेष्मिका वलित होती है, अर्थात इसमें वलन पाए जाते हैं। ये वलन 8 mm लंबाई के होते हैं, जिन्हें किरक्रीम के वलन कहते हैं। श्लेष्मिका के वलन पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई, जिसे हम रंसांकुर कहते हैं, जिनके ऊपर माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर छोटी आंतर के लिए ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये वलन, ये विलाई, ये माइक्रोविलाई मिलकर क्या काम करते हैं? पचित भोजन तथा उसके अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि श्लेष्मिक स्तर में लसिका कोशिका, लसिका वाहिनी एक गोलाकार विशेष आकृति में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैर के समूह कहते हैं। इसके अलावा यानी आंतरिक कोशिकाओं में, यानी आंतरिक कोशिका के अंदर ये जो वलन है, ये आंतरिक कोशिकाओं में आंतरिक नलिका बनाते हैं, जिन्हें लीबरकुल की गतिका कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लीबरकुल की गतिकाओं में भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्वप्रथम कलश कोशिका, जिसे गोबलेट सेल कहते हैं, श्लेष्मा को सीक्रेट करती है। और ये श्लेष्मा पूरी की पूरी आंतर की जो आंतरिक संरचना है या श्लेष्मिक स्तर है, उसको चिकना, नम्र व मुलायम बनाए रखने का काम करता है।
आंतरिक कोशिका जल तथा जलघटक एंजाइमों को सीक्रेट करती है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इस लीवर की गट्टिका की तीसरी कोशिका पेनेट कोशिका होती है और पेनेट कोशिका लाइसोजाइम सीक्रेट करती है जो जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि यदि अधश्लेष्मी का स्तर की बात करें तो अधश्लेष्मी का स्तर में श्लेष्मा को स्रावित करने हेतु एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे ब्रूनर की ग्रंथि कहते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने आमाशय व छोटी आंत्र के विभिन्न भागों को और उसकी औद्योगिकी के बारे में अध्ययन प्राप्त किया। आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पाए हैं। आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख